अब बच्चों तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हैलोअरीन्स। ठीक है, हमारा हैलोअल्केन्स कंप्लीट हो गया, अब उसमें कुछ नहीं रहता। अगर कुछ रह गया होगा बाय मिस्टेक तो वो अपकमिंग क्लासेस में क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो हैलोअरीन्स में आता है क्या, ये आपका बेंजीन होता है। आपको पता है ना बेंजीन एरोमेटिक होता है। क्या होता है बेंजीन? और बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। और अगर हाइड्रोजन हटा करके कोई हेलो ग्रुप लगा दिया तो ये आपका क्या बन जाएगा, हैलोअरीन्स। इसे बोलते हैं हैलोअरीन्स। अब आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, मान लो मेरे पास ये X ग्रुप क्लोरीन है। कौन है ये X ग्रुप? क्लोरीन। क्लोरीन के पास यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मैंने आपको +R रेजोनेंसेस में बता दिया था। ठीक है, अब ये कार्बन है, आप बताओ इस कार्बन और इस क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन या कार्बन? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन पे आ गया स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया स्लाइटली पॉजिटिव। तो अगर मैं इस Cl नेगेटिव को रिप्लेस करता हूं तो कौन रिप्लेस करेगा, कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज? नेगेटिव को नेगेटिव रिप्लेस करेगा। अरे बोल, समझ रहे हो? तो हैलोअरीन में Cl को रिप्लेस करना क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? वेरी नाइस। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं भाई बाकी जगह पर तो H लगे है ना, अरे बोलते भैया, और इस H में इस कार्बन पे क्या चार्ज है, H पे क्या चार्ज है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन या हाइड्रोजन? कार्बन। वेरी नाइस। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया और H पे कौन सा आ गया? तो Cl का न्यूक्लियोफिलिक नेचर था तो इसको सब्स्टिट्यूट भी न्यूक्लियोफाइल करेगा। लेकिन इसी बेंजीन में अगर मैं H को रिप्लेस करता हूं तो कौन सी सब्स्टिट्यूशन होगी? इलेक्ट्रोफिलिक। व्हाई गाइस इलेक्ट्रोफिलिक? क्योंकि इस कार्बन पे नेगेटिव है, इस H पे पॉजिटिव है। तो अगर आप इनके H को रिप्लेस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर आप इस Cl- को रिप्लेस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक। मतलब हैलोअरीन्स के अंदर दोनों सब्स्टिट्यूशन होगी। क्या क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगी और हाँ, तो यहाँ पर लिखना हैलोअरीन्स अंडरगो both type of substitution reaction। both type of substitution reaction कौन कौन सी? पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सेकंड कौन सी है गाइस? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। और एक चीज और, इसका न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव को ना रिप्लेस करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये पढ़ूंगा कि न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल क्यों होता है। ये पेपर में काफी पूछा जाता है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, why nucleophilic substitution reaction in haloarenes are difficult। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन क्या है, लिख लो जरा। why ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे बोल भाई, तो ध्यान देना, why न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is difficult in haloarenes। ठीक है भैया, तो इसका रीजन जो है वो रीजन एक एक करके समझते हैं। ठीक है, टोटल 4 रीजन है, तो वो चारों रीजन को हम समझते हैं। भाई यहाँ ध्यान देना बच्चों, सबसे पहला रीजन है रेजोनेंस। क्या रीजन है सबसे पहला? रेजोनेंस। याद ध्यान दो, ये था मान लो CH3Cl, कौन है ये? Cl, और यहाँ पर क्या है? हैलोअरीन्स। तो ये Cl है, इसका Cl पे भी नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव, और इसके Cl पे भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, और कार्बन पे पॉजिटिव। ठीक है, अब कोई OH नेगेटिव आता है तो OH नेगेटिव इस वाले कार्बन पे अटैक करके इस Cl नेगेटिव को इजीली निकाल पाता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये ना प्योरली सिंगल बॉन्ड है। कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तोड़ना इजी है। अरे बोल लो भाई,
ये आया वो छोड़ के चला गया। लेकिन यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर लोन पेयर्स होते हैं। वो लोन पेयर क्या करते हैं, अगर मैं इन फिनाइल साइन को हटा दूं तो आपको पता है वो रेजोनेंस करते हैं, और रेजोनेंस करते हैं तो सी और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाता है, डबल। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो एग्जैक्टली डबल है, लेकिन वो एग्जैक्टली सिंगल भी नहीं है। अरे बोलो भाई, यही बात समझ नहीं आई, अभी समझाता हूँ। मान ले एक लड़का है एक लड़की है, ये दोनों साथ में रहते हैं, मतलब ये ऑफिशियली बॉन्डेड है, लेकिन लड़का अगर चीट कर रहा है तो ऑफिशियली क्या है वो इसी से बॉन्डेड है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और से भी बॉन्डेड है। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे C और Cl के बीच में प्योर सिंगल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे C और Cl के बीच में ये रेजोनेंस होती है कि नहीं होती है, ऐसी वाली रेजोनेंस होती रहती है। रेजोनेंस हमेशा होती है, वो कभी रुकती नहीं है। या ऐसा नहीं होता कि TTS को छुट्टी है, MWF को हो रही है, बाकी संडे वो बनने हैं, देखो भाई। ठीक है भैया, तो ये डबल बॉन्ड की जे पाई बॉन्ड की ये जो डीलोकलाइजेशन है चलती रहती है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि प्योर सिंगल बॉन्ड है? अजी नहीं, तुम्हें दिख रहा है सिंगल तो है नहीं वैसे, गजरे हो, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे प्योर सिंगल है। तो हेलोएरिन्स में ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, सो इस वजह से बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। समझ गए? तो लिखो रेजोनेंस से कैसे मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस देयर के बाद यहां नीचे लिख रहा हूं, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड, अरे उसके बाद सीधा क्या लिख रहा हूं, ये डबल बॉन्ड in a CCl bond which is difficult to break, which is difficult to, is that clear guys? अरे बोलो जल्दी लिखो फटाफट इसको। ले भाई अगला रीजन देख, सेकंड रीजन क्या है, सेकंड रीजन है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ difference in hybridization of carbon atom in haloalkane and haloarenes। ये वाला पॉइंट समझाने के लिए थोड़ा सा दिमाग ओपन करना पड़ेगा, ठीक है? कैसे किया जाए, आपको पहले हाइब्रिडाइजेशन में समझा देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता है ना कि हैलोएरिन्स में कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 है ना, और हैलोएल्केन्स में कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3। तो गाइस यहाँ लिख लेते हैं कि ये रहा CH3Cl, यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है कितनी, इसकी sp2। ओके गाइस, समझ गए? अब मान लो एक माँ बाप है, उनके 4 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, 25%, और एक के 2 बच्चे हैं, कितनी मिलेगी, 50%, और किसी के 3 बच्चे हैं तो एक को कितनी मिलेगी, 33.3%। ये बात समझ गए? वेरी नाइस गाइस। तो एक माँ बाप जिनके 4 बच्चे, एक S और 3 P, एक S और कौन लड़का है कौन लड़की है तो पता नहीं, इसको लड़का मान लो लड़की मान लो, जो मानना है वो मान लो, चारों में बराबर बांटेंगे नहीं बांटेंगे, समझ रहे हो? यूं तो नहीं है कि एक ही शादी होके चली जाएगी तो क्या भाई इतने को हो गई। मेरी बात सुनो, क्या है, एक S और 3 P 4 हो गए, तो S का कैरेक्टर सिर्फ कितना आया, 25%, P का कैरेक्टर कितना आया, P तो 3 है ना, 75%। यहाँ पे S का कैरेक्टर कितना होगा, एक S और 2 P है, तो S का हो गया 33.3%। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज लिखेंगे कि इधर S कैरेक्टर कितना है sp3 में 25%, और इधर S कैरेक्टर कितना है, वेरी नाइस। तो यहाँ पर लिख ले भैया, इधर S कैरेक्टर है आपका S कैरेक्टर,
अभी एस कैरेक्टर से क्या होता है वो बताऊंगा 25%, और यहाँ पर एस कैरेक्टर कितना है 33.3%। अब इधर ध्यान देना, एस कैरेक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एस कैरेक्टर जो होता है ना, एस कैरेक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। किसके? मतलब अगर एस कैरेक्टर किसी का बहुत ज्यादा है तो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बहुत ज्यादा। तो एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है भैया, एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो तुम बताओ किसका कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन वाले जो हैलोएरिन्स का कार्बन या फिर हैलोएल्केन्स का कार्बन? कौन से? मतलब हैलोएल्केन वाला या हैलोएरिन वाला? हैलोएरिन वाला ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं तुम लोगों को, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझना। मान लो ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये खली है। ठीक है भैया, हाइट भी लंबी है सर। देखो सुनो मेरी बात, उसका फेस एक्चुअल में बड़ा है भाई नॉर्मल इंसान के से। मेरी बात समझ। सॉरी खली साहब, कहीं पता चले ये आगे ट्रांसफर मार दे खली को और मेरे पास सच में आ जाए और ये सिनेरियो असली हो जाए। भाई सुनो मेरी बात, मेरी और खली की लड़ाई हो गई, ठीक है? हार नहीं जाओगे, पूरी तरीके से पिटोगे। मेरी और इसकी लड़ाई हो गई, कौन ज्यादा पिटेगा? गारंटीड मैं ही पिटूंगा, ठीक है? लेकिन एक दूसरा केस लेते हैं कि खली की लड़ाई किसी जाट गुजर से हो गई, जाट या फिर गुजर से, तो इस केस में लड़ाई हुई है भाई, लेकिन पिटेगा अब भी जाट गुजर ही। भाई सुन मेरी बात, ये खली है भाई, तू जो मर्जी चला ले, वो तेरी फॉर्च्यूनर नहीं उठा देगा। समझ रहा है? अब मेरी बात, अरे कॉन्सेप्ट समझते भाई, तुम ऐसे मजाक मत करो। ये एक मेरा केस था, कंफर्म था मैं ही पिटूंगा, कंफर्म इसमें भी यही है, यही पिटेगा। लेकिन खली को पिटाई कहाँ ज्यादा पड़ेगी? इस कंपैरेटिव भाई, मैं तो एक भी नहीं मारूंगा, मैं सोचूंगा एक और मारेगा तो मैं खाने लायक नहीं हूँ, लेकिन ये चाहे बेशक ज्यादा खाए लेकिन मारेगा भाई, ये पिट के नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? अब मेरी बात सुनो, कार्बन और क्लोरीन में माना क्लोरीन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन क्लोरीन कौन से कार्बन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा? जिसका कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या जिसका कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? अरे चमन, जिसका कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा इजीली। नहीं आ रही बात समझ? भाई समझ, दोनों में यही पिट रहे हैं, इसमें ये इतना नहीं पिटेगा, थोड़ा मारेगा भी, ये तो पिटता ही रहेगा। समझ रहे हो? यहाँ समझो, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मैंने माना क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन यहाँ बिल्कुल भी एस कैरेक्टर कितना है? 25%, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या कार्बन? नहीं। तो क्लोरीन क्या है? तेरे से तो इलेक्ट्रॉन में ये छीन पट्टे मार के इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि भाई तेरे में दम ही नहीं है, तू कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं। समझ रहे हो? लेकिन भाई यहाँ पे कार्बन से क्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि कार्बन का एस कैरेक्टर कितना है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कम, क्लोरीन कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया। लेकिन इस केस में क्या है? यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन यहाँ एस कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन थोड़ा सा तो दमदार है, माना खींचेगा क्लोरीन ही, लेकिन यहाँ थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा ज्यादा। तो तू बता, जब क्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है तो वो सारे इलेक्ट्रॉन लेके इजीली भाग भी तो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच पा नहीं रहा, तो लेके क्या भाग पाएगा? दिस इज जस्ट लाइक मैंने कोई खजाना पकड़ रखा है और खली खींच रहा है, लेके तो खली ही जाएगा, ये बात कंफर्म है। मेरे से इसीलिए ले जाएगा, इससे थोड़ा झंझट होगी, और इसके सामने जॉन सीना आ गया तो
भाई फिर नहीं कह सकते अब खाली ले भी जा पाएगा कि नहीं, क्योंकि अब और तगड़ी पार्टी आ गई ना। नहीं आ रही भाई बात समझ? तो यहाँ पे क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कार्बन ना बहुत रेजिस्ट कर रहा है। क्यों रेजिस्ट कर रहा है? मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन लेकर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी तो बदमाश हूँ थोड़ा सा। कितना परसेंट? 33.9। और यहाँ पे मात्र बात समझ में आई? इस बात को इंग्लिश में लिख दूं? लिख भाई। इन हेलो इसी बात को मैं भाई नहीं आई क्या समझ? दोबारा सुन ले। इसका कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका कम। ये बात कैसे पता लगा? यहाँ इस कैरेक्टर ज्यादा, यहाँ इस कैरेक्टर कम। वो कैसे पता लगाया? हाइब्रिडाइजेशन हमने सुनी हुई है, मतलब वो तो पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर लिखना इन हैलोएरीन्स कार्बन एटम is more electronegative than guys what? Than अरे बोलो। In halogens carbon atom is more electronegative than carbon atom of haloalkane, because in haloarenes C atom has कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? हैलोएरीन्स में कौन सा है? sp2 and in haloalkane sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है? So carbon of haloarine is more electronegative and CCl bond is difficult to break। नहीं आएगा इस बात समझ? अरे बोल दे भाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पा रहा, तो खींच के हेटेरोडेटिक क्लीवेज नहीं हो पाएगी। समझ गए? और जब Cl नेगेटिव निकल नहीं पाएगा तो क्या कोई OH नेगेटिव आएगा? अरे बोलो। यहाँ तो Cl नेगेटिव इजीली निकल रहा था, तो OH नेगेटिव आ भी जाएगा। भाई जितनी जल्दी छोड़ के जाओगे उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे डिफिकल्टी से छोड़ के जा रहा है तो रिएक्शन भी डिफिकल्ट है। डन? लिख ले भैया। ये मुश्किल पार्ट है बच्चों। आपको लग रहा होगा ना कि ये वाले बात मैं कोई नहीं, अभी नहीं समझ आ रही, बाद में समझ लूंगा। अगर अभी नहीं आ रही ना तो बाद में दिक्कत होगी। ठीक है? ना समझ आए मेरे को बता दो, लिखो बाकी से। अब अगला आपका आता है थर्ड रीजन आता है इसका, इनस्टेबिलिटी ऑफ क्या? इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकैटायन। अब आपको एक चीज बताता हूं बच्चों, हैलोएल्केन्स में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और sp3 टेट्राहेड्रल होता है। जब एक बॉन्ड Cl टूट जाता है तो कितने बॉन्ड रह जाते हैं? 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या रह जाती है? sp2 और शेप क्या हो जाती है? ट्राइगोनल। समझ गए? याद रखना sp3 की जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल मैंने आपको बताया है, वो ट्राइपॉड जैसा है ना। और ट्राइगोनल क्या होता है? पंखे की पंखुड़ी जैसा। और अगर sp किसी की हो गई ना, किसी की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp, तो वो लीनियर हो जाता है। क्या हो जाता है? लीनियर। यहाँ ध्यान दे, ये तेरा होता है बेंजीन। तुम चेक करके देखो, बेंजीन में यहाँ पर Cl होता है। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिड है? sp2। sp2 का मतलब क्या होता है? ट्राइगोनल। अरे बोल दे। और ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल क्या होता है? 120। तो चेक कर, यहाँ एंगल 120 नहीं है? 120। अरे बोल दे भाई। यही तो होता है 120, है ना? तो यहाँ चेक करो, अगर मान लो ये वाला बॉन्ड Cl नेगेटिव चला जाए तो यहाँ पर कितने बॉन्ड रह जाएंगे? मात्र इस कार्बन पे 3 रह जाएंगे। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बता इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp। ये तो तेरा ट्राइगोनल प्लेनर था, लेकिन sp कैसा होता है?
लीनियर। sp क्या होता है? तो अगर इसे लीनियर होना है तो ये ऐसी शेप में तो रह नहीं पाएगा। अबे ये लीनियर होता है क्या ये? है तो इसे कैसे कन्वर्ट होना पड़ेगा? बता, ऐसे नहीं कन्वर्ट होना पड़ेगा क्या? अरे बोलो यार, कैसे समझाऊं तुम्हें? मेरी बात सुनो भाई। sp2 था तभी ट्राइगोनल प्लेनर था। अगर ये बॉन्ड हट गया तो sp हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लीनियर। और ये जब इस शेप में रहता है ना हर जगह से sp2, उसी केस में जाके रेजोनेंस आपकी हो पाती है। ठीक है, यहां पे रेजोनेंस क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब। और रेजोनेंट डिस्टर्ब हो गई तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो फिनाइल कैटायन बन नहीं सकता। और वो कौन सी मैकेनिज्म थी जिसमें कार्बोकैटायन बनता था? SN2 या SN1? SN1 ना। तो इस वाली रिएक्शन में देख, सब्स्टिट्यूशन पहली बार डिफिकल्ट थी, इसके दो रीजन बताए। ठीक है, और उन दो रीजन के बाद मुझे ये पता लगा कि इसमें कार्बोकैटायन तो बन ही नहीं सकता। तो कौन सी रिएक्शन अब नहीं हो सकती? SN1 या SN2? SN1 नहीं हो सकती। होगी तो SN2, और वो भी बड़ी मुश्किल से। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर डबल बॉन्ड है, तेरे अंदर S कैरेक्टर ज्यादा है। ये सारे अवगुण तो लेके पैदा हुआ है। कैसे रिप्लेस कराऊं इस न्यूक्लियोफाइल को किसी और से? कोई आना ही नहीं चाहता। आना चाह भी रहा है तो तेरे नखरे हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या है, ये जो रीजन है ना, ये रीजन ये है कि SN1 नहीं हो सकता। तो यहां ध्यान देना, SN1 मैकेनिज्म, अरे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, दिस मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट। रूल्ड आउट का क्या मतलब है? कि सिरे से खारिज कर देते हैं। क्यों रूल्ड आउट? बिकॉज फिनाइल कैटायन इज स्टेबल या अनस्टेबल? वेरी नाइस, हाईली अनस्टेबल। ठीक है भैया, अगर कोई पूछे व्हाई SN1 मैकेनिज्म इन हैलोएरीन्स कैन नॉट अकर, तो आप क्या बोलोगे? कि SN1 होने के लिए उसे कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा, और कार्बोकैटायन क्या होगा? अनस्टेबल ड्यू टू उसे लीनियर होना पड़ेगा। लीनियर पॉसिबल नहीं है। समझ गया बात? अरे बोलो। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि इसमें SN1 मैकेनिज्म क्यों नहीं हो सकता। ये तीन रीजन समझ में आए कि नहीं आए? लिखो इसे जल्दी से, फिर चौथा कराता हूं, फिर ये वाला टॉपिक हो जाएगा। तो भैया चौथा रीजन लिखना, बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्शन। क्या है गाइस? चौथा रीजन बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्शन। पॉसिबल रिपल्शन का क्या मतलब होता है, ये बात आप समझो। आपको पता है कि यहां पर क्या हो रही है? रेजोनेंस हो रही है। जब रेजोनेंस होती है तो पहला नेगेटिव चार्ज कहां आता है? ऑर्थो पे। उसके बाद अगला कहां आता है? पैरा पे। उसके बाद अगला कहां आता है? अगेन ऑर्थो पे आता है। तो कुल मिला के क्या मैं कह सकता हूं कि पूरे उसमें नेगेटिव चार्ज तो घूम ही रहा है? अरे बोलो, पूरे उसमें कौन सा चार्ज घूम रहा है? नेगेटिव चार्ज। तो जिस चीज के आरी पास नेगेटिव चार्ज घूम रही है, क्या उसको कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अप्रोच कर पाएगी? नहीं। क्यों? ये नेगेटिव और वो नेगेटिव चार्ज अप्रोचिंग रिपल्शन क्रिएट करेगा। अरे बोलो, बस समझे कि नहीं समझे? तो यहां देखो, इट इज डिफिकल्ट for an electron rich nucleophile to approach electron rich haloarenes. That's why guys, अरे नहीं आई बात समझ यार? एक तो न्यूक्लियोफाइल भी तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये हैलोएरीन्स भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच।
तो दो इलेक्ट्रॉन रिच क्या होंगे, रिपेल करेंगे। दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन in haloarenes is difficult. What guys? अरे बोलो, ये बात आई समझ में नहीं आई? ठीक है, अरे यहाँ पर लिख लो इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। समझ रहे हो ना? तो बोलो डिफिकल्ट को तो हम करा देंगे, इम्पॉसिबल वाला नहीं हो सकता। ठीक है भैया, लिख लो इसे। ले भाई एक बार फिर से समझ ले। मैंने कहा जब रेजोनेंस होती है तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आता है, फिर ऑर्थो के बाद अगला मेटा पे नहीं आता, पैरा पे आता है, फिर अगला मेटा पे नहीं आता, ऑर्थो पे आता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो क्या कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अप्रोच कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज और वो आता हुआ नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा। समझे या नहीं समझे? इसी वजह से। अब अगला टॉपिक कौन सा है? अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ा रहा हूँ गाइस? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलो एरीन्स। हाँ वो खत्म हो गया, वो पेपर में अगर आता है तो 2 नंबर में आ जाता है। जैसे कि इस बार इनके स्कूल में पूछा 2 नंबर में 4 में से कोई 2 रीजन लिख दो। ठीक है भैया, याद ध्यान देना बच्चों बच्चों बच्चों। अब मैं तुम्हारे को क्या पढ़ा रहा हूँ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलो एरीन्स। तो टॉपिक है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल, ये हाइड्रोक्सिल कौन होता है? OH माइनस। Cl नेगेटिव हटा के क्या लगाना है? OH माइनस। अब बच्चों मैंने क्या कहा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है ना भैया? यहाँ ध्यान दे, ये रहा Cl, कौन है ये Cl है, इसको OH से हटाना है। तो यहाँ ध्यान दो, अगर नॉर्मल होता ना आपका हेलो एल्केन होता तो NaOH डालने से क्या होता? NaOH डालने से Cl रिप्लेस हो जाता। अरे बोलो, जैसे तुम्हारे को एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये तुम्हारा घर है, तुमने किराए पे दे रखा है। ये तुम्हारा घर है, तुमने किराए पे दे रखा है। तुमने किराएदार को कहा भाई खाली कर दे। एक तो होते हैं कुछ शरीफ से होते हैं, वो कहते हैं अच्छा मेरे को खाली करने को कह रहा है, खाली कर देता हूँ पहले। कुछ होते हैं बदमाश से, मैं तो नहीं करता खाली। तू करेगा खाली, थोड़ा पिट के करेगा खाली, तो करे नहीं, बात समझ भाई। आराम से नहीं खाली करेगा, थोड़े लाख घूसे खा के करेगा, थोड़ा प्रेशराइज करूंगा तब करेगा। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रही? तो CH3Cl में ये था, ये रहा CH3Cl। मैंने इसमें NaOH डाला और मात्र NaOH डाला था, ये तो रिएक्शन हो गई CH3OH। लेकिन यहाँ पे मात्र NaOH डाला, रिएक्शन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट है। रीजन क्या है? 4 रीजन जो मैंने बताए। अरे बोल दे। तो तू आराम से नहीं होगा, थोड़ा प्रेशर टेम्परेचर लात घुसे मारूंगा तब होगा। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे? तो भाई मारो क्या, NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर भी दे डालो। अच्छा कम सा लग रहा है, थोड़ा प्रेशर भी दे देते हैं। 200 से 300 ATM प्रेशर भी दे दिया। ओ भाई बहुत प्रेशराइज कर दिया। ले एंड में एसिड भी डाल देता हूँ H+। अरे जा रहा हूँ, रुक तो जाओ। अब जाएगा, आराम से नहीं जा रहा था भाई, पहले ही निकल जाता थोड़ा आराम से। यही बात समझ? अरे बोलो, इसने मात्र NaOH जाके दे दिया था जी, हम तो चले जाते हैं। ये नहीं जा रहा था, थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा प्रेशर, ये थोड़ा एसिड भी लेता जा। मुंह मीठा नहीं करेगा, जा रहा है ले एसिड ले। समझ गया रिएक्शन? देख फटाफट जल्दी से भाई, सुनना मेरी बात। अच्छा ये रिएक्शन में मैंने आपको एक रीजन बताया था कि नेगेटिवली चार्ज HA घूमे जा रहा है, जिसकी वजह से वो इनकमिंग OH नेगेटिव को थोड़ी सी रिपल्शन फेस हो रही है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हारे को एक बात बताता हूँ। मान लो ये घर है, इस घर के अराउंड ना 4-5 वो लगे हुए हैं गार्ड, तो इस घर के अराउंड चोरी हो पाएगी? घर में चोरी हो पाएगी? नहीं। लेकिन ये जो चोर होते हैं ना, शातिर होते हैं, कह लो एडवांस भी होते हैं,
इन्होंने देखा अच्छा चार चौकीदार हैं, तो ये अपने पास से आएंगे, बम लेके आएंगे और बम इस जगह पे फोड़ देंगे। फिर सारे चौकीदार ऐसे भगते हो जाएंगे, अरे क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, सारे सुसरी के यहाँ जमा हो जाएंगे और इसी यहाँ जा करके क्या कर देंगे, अबे एग्जीक्यूट मत करते हो, मारेंगे करियर ऑप्शन। भाई समझ में आ रही बात? तो बेटा यहाँ ध्यान दे, ये क्या लिख रहा, ये लिख रहा है एक तरह क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में तो भैया तुमने देखा काफी दिक्कत आ रही थी, बहुत टेम्परेचर बहुत प्रेशर देना पड़ रहा था, तब जाके रिप्लेसमेंट हुई। अगर यहाँ पे मैं NO2 ग्रुप लगा देता हूँ ना, कौन सा NO2 ग्रुप, तो NO2 ग्रुप पता है क्या होता है, ये ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इंग्लिश में लिख दूं क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब सुन, अब ये जो तरह नेगेटिवली से घूम रहा था ना, घूम रहा था, तो बोलो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ क्या करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल थोड़ा इजीली नहीं आ जाएगा। अरे बोलो भाई, पहले जब ये NO2 नहीं था तो इलेक्ट्रॉन तेरा ऐसे ऐसे घूम रहा था और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को थोड़ी सी दिक्कत फेस हो रही थी, ठीक है, तो हमें ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर देना पड़ रहा था। फिर मैंने यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे थे ना, अब वो किसकी तरफ खींचे चले आएंगे इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि NO2 तेरा है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, तो प्रेशर और वो नहीं डालना पड़ेगा। मतलब प्रेशर तो हट ही जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। और एसिड डालना ही नहीं पड़ेगा। प्रेशर डाल लो, मजे ही मजे भाई साहब। यहाँ ध्यान देना, तुम इस बात को ध्यान दो भाई। फर्स्ट मात्र डाला मैंने NaOH और डाला थोड़ा सा टेम्परेचर 4 कम हो गया बेटा, कहाँ 650 था, कहाँ 443 रह गया, 200 के आसपास का फर्क आ गया, प्रेशर की नीड खत्म हो गई। एसिड तो फिर भी चक्के जाएगा ही जाएगा इनमें। ये बन गया भाई तेरा OH। इज दैट क्लियर और नॉट? लिख ले भैया जल्दी लिख इसको फटाफट। ये लग गया OH। इसकी अगली रिएक्शन, मान ले एक NO2 पैरा पे लगाता है और ऑर्थो पे भी लगा दूंगा तो क्या होगा, और इजी होगा या मुश्किल होगा? इजी होगा। और इजी तो होगा, अरे बोलो ले भैया, और इजी हो गया। NaOH के साथ जो टेम्परेचर 443 था, मात्र कितना रह गया, 368। अरे बोलो, यहाँ पे लग गया कौन, यहाँ लग गया OH। और लास्ट मैंने यहाँ भी NO2 लगा दिया, मेरे को मजा आने लग गया। ओह, जितने NO2 लगा रहा हूँ उतना कम काम करना पड़ रहा है। इसने भाई साहब NO2 की भरमार लगा दी ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है गाइस। अब देखो क्या हुआ, NaOH गया तेल लेने, बस गर्म पानी डाल दे गुनगुना, वार्म वाटर रिएक्शन हो गई जी। देख रहे हो NO2 का कहर कैसा सा है, भैया ऊपर वाले में H प्लस क्या है? आएगा ना, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ बस तू डाल दे हल्का सा गर्म पानी। भाई जो काम NaOH बेस से हो रहा था, पानी डाल HOH, तो लग गया OH। क्यों लगा, रीजन इज क्यों लगा भाई, क्योंकि इतने NO2 ग्रुप तूने चिपकाए ना कि इलेक्ट्रॉन सारे खींच लिए। अब जो काम में NaOH कर रहे थे, टेम्परेचर कर रहा था, अब वो हल्के से गर्म पानी ने कर दिया। ये बीच वाले में भी आएगा ना, कहाँ पे, हाँ, और माय मिस्टेक भाई, यहाँ भी आएगा सर और यहाँ भी आएगा, माय मिस्टेक। बच्चे जिंदा है भाई क्लास में, ये समझ आया नहीं आया? Yes. जल्दी लिख फटाफट इसको। अब बच्चों आपको ये टेम्परेचर याद करने का ना एक वो सिखा देता हूँ तरीका। मतलब तरीका इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। मतलब मैंने तो याद कर लिया उस तरीके से। पहले टेम्परेचर क्या है 623, फिर क्या है 443, फिर क्या है 368, फिर क्या है वार्म वाटर। तो तुम्हें याद रह जाएगा, ठीक है भाई। 623 मैंने कैसे याद किया हुआ है, 6 दूनी 3। तुम पहाड़े पढ़ते हो, मतलब टेबल गाते हो, टेबल तो 4 2 सा 8 होता है, 8 2 सा 16 होता है। तो अरे 8 दूनी 16 ऐसे ही हिंदी में कहते हैं, 8 दूनी 6 होना चाहिए। अरे सुन तो सही, 3 दूनी 6 होता है, ये बात तुम्हें पता है।
लेकिन 6 दूनी 3 का क्या होता है? एक ना एक जाट भाषा में गाना है, एक 16 दूनी 8। क्या गाना है? 16 इंटू 2 क्या है? 16 दूनी 8। तो तुम 6 दूनी 3 याद रखो, या इसका उल्टा याद रखो, 3 2 6। दूसरा 443 कैसे याद रखोगे? मैंने 443 छोड़ 143 याद रखा है। 143 क्या होता है? 143 होता है आई लव यू, मतलब 3 अल्फाबेट है ना, ठीक है। तो 143 में तुम क्या ऐड कर दो? 443, ठीक है। लव लव यू ऐसे याद रख लो, ठीक है। और 36 क्या होते हैं? 3 + 6 क्या होता है? 9। तो 369 छोड़ 68 याद रख लें। और वार्म तो तुम याद रख ही लोगे। देखो ये टेम्परेचर याद करना जरूरी इसलिए है क्योंकि तुम टेम्परेचर की हेरफेर करोगे ना तो नेक्स्ट चैप्टर में पता लगेगा प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता है सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने पर। नहीं आई बात समझ? तुम्हें नहीं भी आई तो दोबारा कह रहा हूं टेम्परेचर स्पेसिफिक रखना, क्योंकि पेपर में सिर्फ टेम्परेचर की वजह से नंबर काटेगी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। भाई अभी तुम प्री बोर्ड्स वगैरह दोगे उनमें टीचर काट देगी नंबर, फिर तुम वहीं से डर जाओगे, ठीक है। तो इसने याद रखना, ये 4 टेम्परेचर आपको याद रखना है। जल्दी लिखो इसे। अगला क्या है भाई? इलेक्ट्रोफिलिक अब अभी तक जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा था तो हैलोएरिन्स में कौन रिप्लेस हो रहा था? जो हैलो ग्रुप था। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या रिप्लेस होगा? जो H पार्ट था हैलोएरिन्स का, हाइड्रोजन पार्ट। वेरी नाइस। तो यहां ध्यान दो, अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कौन सा चार्ज लेकर के आएगा? E+। और यहाँ H पे, अरे बोल भाई, HH लगे होते हैं नहीं होते? अब तुम बताओ भाई ये क्लोरीन कौन सा कहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा देता है? ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे? ऑर्थो और पैरा पे। जब ये इलेक्ट्रॉन देता है गाइस तो कहाँ इलेक्ट्रॉन देता है? एक ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज देता है और एक ये बात समझ रहे हो? तो जब इलेक्ट्रोफाइल भी आता है वो पता है किसकी कहाँ कहाँ आता है? एक आता है पैरा पे, तुम्हें कुछ नहीं करना, एक बार ये वाला जगह हटा दो, पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल लगा दो, और एक बार कौन सा हटा दो? ऑर्थो वाला, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लगा दो, ठीक है भैया। और तुम्हारे को एक चीज बता देता हूँ, रीजन इसका थोड़ा बाद में बताऊंगा। पैरा पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा आता है, पैरा पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा ऑर्थो पे थोड़ा कम होता है, तो पैरा वाले प्रोडक्ट्स मेजर होते हैं। मेजर का मतलब समझ रहे हो? जैसे ये अगर 70% बन रहे हैं तो वो मात्र 30% बनेंगे। ये वाले क्या होते हैं? माइनर। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। पहला एग्जांपल लिखो गाइस, हैलोजिनेशन। क्या? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में सबसे पहले Cl लगाना बता रहा हूं कि आपको Cl लगाने के लिए रिएजेंट क्या है। Cl लगाने के लिए रिएजेंट होता है गाइस Cl2 in the presence of anhydrous AlCl3 heat। एक और रिएजेंट होता है Cl2 in the presence of FeCl3 in the presence of dark। एक और रिएजेंट होता है FeCl3 ना हो तो Cl2 in the presence of only iron और डार्क। मतलब ये तीनों रिएजेंट या तो ये या तो ये या तो ये क्या चिपका के देंगे? Cl। अरे बोल दे। हाँ कैसे? यहाँ पे चेक कर, मान ले तेरा ये क्लोरोबेंजीन है, इनमें से कौन सा डालूं? कोई सा भी डाल ले यार। ले Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 और क्या डाल दिया? हीट। तो एक तेरा कहाँ बनेगा? पैरा पे Cl लगेगा, अरे बोल लो। और एक कहाँ लगेगा? ये तो मेन पोजीशन तो है ही, पैरा वाला मेजर है। और नेक्स्ट कौन सा बनेगा गाइस? ऑर्थो वाला। ऑर्थो वाला क्या होगा? माइनर। अरे बोल लो। नेक्स्ट आ जाओ, ये समझ आया Cl वाला। अगला आप Br लगाने वाला रिएजेंट। तो Br वाला रिएजेंट क्या है? Br2 in the presence of FeBr3 और डार्क।
और एक और है Br2 in the presence of Fe डार्क। अरे इसमें भी क्या होगा, Br2 ये डाल दे, एक पैरा पे लगा देना, एक ऑर्थो पे कर दो, रिएक्शन नहीं कर दोगे। अगली लिख नाइट्रेशन। सेकंड रिएक्शन क्या है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे चिपकता है NO2 और इसका रिएजेंट क्या है, इसका रिएजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये डालोगे तो क्या बन जाएगा, डालो भैया, कॉन HNO3 प्लस H2SO4। क्या बन गया भैया, एक बना पैरा प्रोडक्ट और एक क्या बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट। ओके गाइस, और पैरा वाला मेजर और ये वाला ओके। थर्ड एग्जांपल लिखो इसका, थर्ड, ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। थर्ड लिखेंगे गाइस, क्या है, सल्फोनेशन। नाइट्रेशन हो गया, अब सल्फोनेशन। ये सल्फोन ग्रुप कौन सा होता है, SO3H। कौन सा ग्रुप होता है, SO3H। रिएजेंट क्या है, रिएजेंट है इसका कॉन्क H2SO4 सिर्फ, ठीक है भैया। यहां पे मैं क्या करूंगा, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसमें मैंने क्या डाला, कॉन्क H2SO4। यहां क्या बना आपका, एक पैरा वाला SO3H और एक ऑर्थो वाला। अगेन आपको पता है मेजर कौन है, माइनर कौन है, लिख लो भैया, तीन जल्दी से लिखो, फिर दो रिएक्शन और उसके बाद खत्म। हाँ भाई यहाँ ध्यान देना। अगला चौथा, चौथा आपका होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या होता है, FRI। एग्जांपल ही है। ये सब एग्जांपल ही चल रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का क्या मतलब होता है, अगर मान लो आपको CH3 ग्रुप चिपकाना है, CH3 चिपकाना है तो क्या हो जाएगा, मिथाइलेशन। अगर CH2 CH3 चिपकाना है तो क्या होगा, इथाइलेशन। अरे जौन सा एल्काइल चिपकाना है वो शन, वो वाला शन, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप चिपकाने के लिए क्या रिएजेंट है, CH3Cl डालो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। कैसे, ये देख, ये क्लोरोबेंजीन है, आप ये रिएजेंट डालोगे CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और हीट, तो एक बार पैरा पे लग जाएगा, एक बार पैरा पे CH3 लग जाएगा और एक बार ऑर्थो पर। कोई लोचा, अच्छा यहाँ तो लग गया। वही पेजर ये वाला हो गया, माइनर ये वाला हो गया। नेक्स्ट गाइस, ओए मान लिया अगर मिथाइल की जगह इथाइल होता तो रिएजेंट क्या होता, अरे जो ग्रुप चिपकाना है ना उसका रिएजेंट तेरा क्या है, CH3CH2Cl in the presence of anhydrous AlCl3 और हीट। अबे डेल्टा क्या है, ये हीट। तो ये आपको समझ आया, इसके लिए क्या रिएजेंट है, इसके लिए क्या रिएजेंट है, अरे बोल दे। लास्ट लिखो, फिफ्थ लास्ट, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट गाइस क्या, एसाइलेशन। अरे कौन हो भाई तुम, एसाइलेशन। अच्छा, इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी बोलते हैं या फिर और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन भी बोलते हैं। ये एसाइलेशन ग्रुप कौन सा होता है, COCH3। आप इसी को एसाइल ग्रुप भी बोल दो
या फिर और क्या ग्रुप बोल दो, एसिटाइल। तो ये लगाने के लिए रिएजेंट क्या है, डायरेक्ट रिएजेंट के साथ लिख दूं रिएक्शन। यहाँ पे क्या आएगा गाइस, एनहाइड्रस AlCl3 किसकी प्रेजेंस में, CH3COCl। बोल दे भाई, एक बन गया पैरा, एक बन गया पैरा COCH3, एक क्या बन गया गाइस, ऑर्थो। मेजर कौन सा है, बोर्ड नहीं दिख रहा। रख तो जा, तुम तो मुझे ही भगा दो मुझे। ये माइनर और ये मेजर। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इन द अगली कक्षा। बाय बाय।